अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तब्दीली के सफ़र के साथ मैं हूं इमरान सुल्तान। मुल्क की मुआशी सूरत हाल हम सब के सामने है। वर्ल्ड बैंक ने अक्टूबर 2018 में रवा माली साल के लिए पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 4.8% प्रोजेक्ट की थी, लेकिन हालिया रिपोर्ट में इसे मजीद कम करके 3.7% तक महदूद कर दिया गया है। जबकि गुज़िश्ता साल हमने देखा कि नून लीग हुकूमत के आखिरी साल जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 5.7% थी। तो इस वक्त कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यकीनन ऐसे हैं जो जाहिर करते हैं कि मुल्क की मईशत संगीन मसाइल का शिकार है, और यकीनन इसी पोजीशन को अपोजिशन जो है इसके ऊपर बड़ी सियासत भी कर रही है और पॉइंट स्कोरिंग का भी उसे भरपूर मौका मिल रहा है। लेकिन यह जानना भी ज़रूरी है कि मईशत को इस कड़े वक्त से निकालने के लिए खुद वज़ीर आज़म कितने कमिटेड हैं और उनके मुसलसल गैर मुल्की दौरे कितने सूदमंद साबित हो रहे हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस किस हद तक हल हो चुका है? क्या अब भी IMF प्रोग्राम में जाना जरूरी है, और अगर है तो किन कड़ी शराइत पर, और मिनी बजट की क्यों जरूरत महसूस की जा रही है, और इन सब से बढ़कर खान साहब के लिए ब्यूरोक्रेसी में कहां कहां मसाइल हैं और मुख्तलिफ वजारतों में कैपेसिटी कंस्ट्रेंट कहां पे हैं। आज के प्रोग्राम में आजाद माहिरीन मईशत का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम। बहुत शुक्रिया जी मुजम्मिल, हमें ज्वाइन किया। कराची से ही हमें ज्वाइन किया है खुर्रम शहजाद ने भी, आप भी माहिर मुआशियात हैं। खुर्रम, आपका भी बहुत शुक्रिया। और लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ रिसर्च बिजनेस रिकॉर्डर अली खिजर असलम। अली खिजर, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पहले जायजा लेते हैं कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का। ये इकोनॉमिक इंडिकेटर ज़ाहिर है कि इसमें 2017 और 2018 का एक कंपैरिजन है, उसके बाद आगे लेके चलेंगे प्रोग्राम को। सबसे पहले जहां बहुत ज़्यादा बात की जाती है डॉलर के हवाले से, डॉलर रुपी पैरिटी के हवाले से, शराइत तबादला के हवाले से, तो 2017 में डॉलर यकीनन 110 रुपये 50 पैसे का था, जो आज हम देख रहे हैं कि 138.80 का उसने हाई टेस्ट किया है। डॉलर यकीनन एक इसके बाद हमने देखा कि डॉलर की जो एप्रिसिएशन हुई और डॉलर रुपी पैरिटी की वजह से जितना रुपए गिरा, महंगाई का एक तूफान भी आया। उसके साथ साथ हुकूमत जो है उसका ये कहना हमेशा से कि डार साहब के दौर में इसको आर्टिफिशली जो है वो रोक कर रखा गया था। बहरहाल अब यह मार्केट जो है पोजीशन उसके हिसाब से चल रहा है। मजीद अफरात ज़र के हवाले से अगर बात करें, यानी इन्फ्लेशन महंगाई की शरह 2017 में 4.1% थी और इस वक्त हम देख रहे हैं कि 5% से क्रॉस कर गई है। शरह सूद के हवाले से अगर बात करें, पॉलिसी रेट के हवाले से बात करें, इंटरेस्ट रेट के हवाले से बात करें, तो सिंगल डिजिट में हुआ करते थे 2017 में 5.8% हमने देखा 2017 में था, 5.5%, जो इस वक्त हम 10% के करीब मौजूद है। 10%, प्रिसाइसली 10% पे इस वक्त मौजूद है। एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात करें तो 11 माह में हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो भी उस तरीके से नहीं बढ़ पाई, मार्जिनल इसमें इजाफा हुआ है। इंपोर्ट जो है हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रही। इंपोर्ट की फिगर आपके सामने 2017 में 48.8 अरब डॉलर की थी, जो इस वक्त क्रॉस कर गई 11 मंथ्स में 52.2 बिलियन डॉलर्स। तिजारती खसारा पाकिस्तान का बहुत बड़ा इस वक्त एक मसला बना हुआ है। ज़ाहिर है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हमारे इम्बैलेंस है उसी की वजह से जो हमारी जो तिजारती खसारा 27.6 बिलियन 2017 में था, वो 29.3 बिलियन 2018 में देखा गया। करंट अकाउंट डेफिसिट और मजमूई कर्जे ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हैं। नाउ, जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें, उसके साथ साथ कुछ मस्बत पहलू भी हैं, और वो मस्बत पहलू वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुसलसल गैर मुल्की दौरे और उन गैर मुल्की दौरे कहाँ तक सूदमंद साबित हुए। सबसे पहले इससे शुरू करते हैं। मुजम्मिल असलम साहब, पाकिस्तान को एक्सटर्नल सेक्टर पे जो हमारी परफॉर्मेंस थी, जो इश्यूज दरकार थे, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान का एक जो ट्रस्ट डेफिसिट था बैरून मुल्क से, बैरून दुनिया से, उसमें कितनी बेहतरी आई? वज़ीर आज़म के दौरे कितने सूदमंद साबित हो रहे हैं? देखें, अगर मैं अभी बात करूं कि चाइना से, UAE से और ये जो इमदाद मिली है, और इसको मैं कहूँ कि पाकिस्तान की बैरूनी जैसे कहते हैं ट्रस्ट डेफिसिट बहुत कम हुआ है, तो वो अनफेयर होगा। वो तो हमारे दोस्त हैं, जैसे दोस्त हमेशा एक दोस्त के लिए अच्छी बात करता है। लेकिन एक बहुत अच्छी खबर ये आई कि कल जो FATF की जो एक सेशन चल रहा था सिडनी में 3 दिन का, अभी उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हालांकि आना है,
लेकिन जो बातें बाहर आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि काफ़ी सराहा गया है पाकिस्तान की एफर्ट्स जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड थी, काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड थी, और जो उन्होंने मेजर्स पाकिस्तान को दिए थे, पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक उसको अचीव कर लिया। वो एक ब्रॉड बॉडी है, वहाँ पे जो है वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग भी बैठते हैं, वहाँ चाइनीज़ भी हैं, वहाँ सऊदी भी है, मिडिल ईस्ट के भी हैं, वहाँ आपका पड़ोसी मुल्क इंडिया के भी लोग बैठते हैं। अगर वो वहाँ से फीडबैक आ रहा है तो इसका मतलब ये कि वी हैव अचीव्ड इन द लास्ट 3 to 4 मंथ्स, जिसपे दुनिया को एतराज़ात से पाकिस्तान से कि जी पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है, टेररिज्म भी यहाँ पे होती है, तो अगर वो हमने अचीव किया है तो इट्स अ गुड थिंग। नहीं, मैं जो ट्रस्ट डेफिसिट की बात कर रहा था, क्योंकि ये दोस्त ममालिक तो पीपल्स पार्टी और नून लीगी हुकूमत के दौर में भी थी, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान हमने उस वक्त बनाया, लेकिन हमें वो असिस्टेंस नहीं मिल सकी जो इस वक्त हमें मिल रही है। देखिए वो बिल्कुल आपकी बात सही है। 2008 में भी यही क्राइसिस था जब पीपल्स पार्टी आई थी, और पीपल्स पार्टी को तो एक एडिशनल उसमें चीज़ मिल गई थी कि जो पाकिस्तान में फ्लड्स आए थे 2009 और 10 में 2 साल मुसलसल सुपर फ्लड्स आए थे, तो उसके बाद IMF प्रोग्राम के बाद पीपल्स पार्टी के पास कैरी लुगर बिल भी था, जो आपको याद होगा जो मुशर्रफ साहब के आखिरी दिनों में साइन हुआ था। कैरी लुगर बिल भी कंप्लीट नहीं हुआ था, और फिर फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान जरदारी साहब ने बनाई थी, जिसके लिए उन्होंने बेतहाशा दौरे किए थे। मुझे लेकिन प्लेज नहीं हो पाया था, कुछ नहीं मिला। सुन रहे थे कि जी ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको याद होगा, उसमें कमिटमेंट्स आए थे लेकिन कुछ भी प्लेज नहीं हुआ था। तो पीपल्स पार्टी की फिर दूसरी चीज़ ये थी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी, वो पाकिस्तान का वो दौर था जिसमें ऑल टाइम लो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आई थी 5 साल हुकूमत में। फिर उसके बाद जो है PMLN की गवर्नमेंट आई। PMLN की गवर्नमेंट का स्टार्ट भी जो है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की तरह था, और लेकिन उनको जो है स्टार्ट में IMF प्रोग्राम मिला, और सऊदी अरब से भी $2 अरब मिले थे, मुझे याद है। ये 2 चीज़ों के बाद जो है फिर कुछ वो तो मेरे ख्याल से गिफ्ट वाले याद है ना, वो उनका हेड ही नहीं डिसाइड हो रहा था उसको रखेगा। हाँ तो वो, हाँ तो फिर उसके बाद जो है हमने देखा, मुझे याद अच्छी तरह कि कुछ प्राइवेटाइजेशन जो प्रॉफिटेबल ट्रांजैक्शंस थी वो डाइवर्समेंट हुई। डाइवर्समेंट बोलूँगा, प्राइवेटाइजेशन भी नहीं बोलूँगा। UBL बैंक था, हबीब बैंक था, पाकिस्तान पेट्रोलियम था, बस वो 3-4 ट्रांजैक्शंस हुई थी, और एक स्पेक्ट्रम था आपका, और वो स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ। उसके बाद हमने देखा कि PMLN ने भी जो है ना CPEC की दुम पकड़ ली थी जी। CPEC में $25 अरब आ रहे हैं, $30 अरब आ रहे हैं, और उसी को जो है उस बयानिए को जो है वो अपनी हुकूमत के आखिर तक लेके गए। उसके अलावा कहीं उन्होंने फोकस ही नहीं किया, मैं ये कहूँगा। अच्छा, कि और दुनिया से पैसे इकट्ठे किए जाते या अपने आप को सेल करते, मार्केटिंग करते, और जो है चीज़ें मतलब इन्वेस्टर को लेकर ना जो मार्केटिंग की गई। खुर्रम शहजाद साहब, आज ऑपोजिशन कह रही है कि पूरी दुनिया में जो है वो कशकोल लिए फिर रहे, भीख मांगी जा रही है। बड़े हार्श वर्ड जो है ऑपोजिशन रहनुमाओं के। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मार्केटिंग कर रहे हैं, रादर इसको हम मार्केटिंग कहेंगे। और जितनी पॉजिटिव साइड इस वक्त हमने देखी कि 14-15 अरब डॉलर का कुशन पाकिस्तान को इस वक्त मिल गया। 6 अरब डॉलर की प्लेजिंग जो है वो सऊदी अरब से, 6 अरब की जो है वो UAE से है, चाइना से 2 अरब डॉलर की असिस्टेंस है। इसी तरीके से हमारे LNG के हवाले से भी हमें, और फिर तरजीही मुआहिदों के हवाले से भी बात की जा रही है। तो पाकिस्तान को कितना अच्छा इस वक्त कंफर्ट मिला है, पहले तो जरा इसके ऊपर आ जाए, कितनी पॉजिटिव मार्केटिंग की गई है पाकिस्तान की। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। नॉर्मली क्या होता है पाकिस्तान में, जैसे कि अभी आप बात भी कर रहे थे कि हिस्टोरिकली हमारे यहाँ जो इमेज बिल्डिंग है या जो ब्रांडिंग है कंट्री की एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, ये बहुत ज़्यादा इसका जो है फुकदान रहा है। और ये पिछले कोई आप 15 साल की बात कर लें, थ्रू आउट द 15 ईयर्स पीरियड, इसमें ये इशू रहा है कि हमने पाकिस्तान को सेल उस तरह से नहीं किया, या उसकी परसेप्शन उस तरह से नहीं बिल्ड की जिस तरह से करनी चाहिए जानी थी, और जितना ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इस हिसाब से हमने से मार्केटिंग उसकी नहीं की पाकिस्तान की पूरे दुनिया में। जिस तरह से आप देखें, आपका पड़ोसी मुल्क इंडिया करता है, जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है उसके बाद वो पूरी दुनिया में गया, एग्जैक्टली यही मॉडल था। और देखिए इसमें 2 चीज़ें बड़ा जो है वो डिफरेंस क्रिएट करती हैं। एक तो जो आपका हेड ऑफ स्टेट है, इसकी पर्सनल इंटीग्रिटी और इसकी सिंसेरिटी और इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड, ये कितना ज़्यादा जो है वो साफ़ सुथरा है, कितना बेहतर है, किस तरह से उसका जो है इंटरेक्शन रहा है पूरी दुनिया के साथ, चाहे वो स्पोर्ट्स में रहा है, चाहे किसी भी शोबे में रहा है। एक तो उसकी पर्सनल इंटीग्रिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है आप जब जाते हैं। दूसरी बात ये होती है कि आप अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको टाइमली जाके किन किन ममालिक में कहाँ पे जाके आप उनको मार्केट करते हैं, और वहाँ से
फंडिंग लेकर आते हैं। इसमें देखें, ये अगर हम कहते रहेंगे कि जी कैश डिपॉजिट्स हैं, उसकी एक कॉस्ट है। मिसाल के तौर पे ये कहा जाता है सऊदी अरेबिया से जो अगर $3 अरब हमें कैश डिपॉजिट सपोर्ट की फॉर्म में मिल रहे हैं, उस पर एक कॉस्ट है 3.25%, और यूएई की तरफ से जो $6 अरब आएंगे उसमें $3 अरब की जो कॉस्ट होगी वो रफली कोई 2-2.5% 3% होगी। तो आप ये देखें कि अगर हम एक बॉन्ड करने जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, आज इस नेगेटिव रेटिंग के साथ जो कि मूडीज ने और आप फिच ने आपको दी है, जो कि नेगेटिव रेटिंग्स हो गई बिकॉज ऑफ योर स्केर्स फॉरेक्स रिजर्व्स, और आपका इंपोर्ट कवर बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गया है। इसकी वजह से अगर आप जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में पैसा रेस करने, सेम अमाउंट आप रेस करने जाएं $3 बिलियन, आपको 8 से 10%, इनफैक्ट हो सकता है आपको बहुत मुश्किल से 8-8.5% पे जो है वो $1 बिलियन मिल सके, क्योंकि आपके पास इस वक्त रेटिंग नेगेटिव है, आपके फाइनेंसेस इतने ज्यादा स्ट्रांग अभी नहीं है। लेकिन आपने इसके बावजूद जाके उन कंट्रीज से जो कि एबल हैं इस वक्त, चाइना देख लें, यूएई देख लें, उनके वहां जाके आपने कैपिटलाइज किया इस पे कि ना सिर्फ आप हमारे साथ कैश सपोर्ट दें, बल्कि जो ट्रेड है, ट्रेड पे भी तो किया है। आधी जो इसमें $14 अरब की हम अगर हम बात करें, इसमें आधा जो अमाउंट है वो रफली ट्रेड का है। आप चाइना के साथ डबल करने जा रहे हैं अपनी एक्सपोर्ट, वो आपको प्रेफर कर रहा है। आप ऑयल जो है वो डिफर्ड पेमेंट्स पे लेने जा रहे हैं, $6 अरब का ऑयल, और अच्छी बात ये हुई है कि ऑयल प्राइसेस जो है 30% डाउन हो गई हैं। तो मार्केटिंग करना, टाइमली मार्केटिंग करना, अपनी अपॉर्चुनिटीज को सेल करना, और फिर इस तरह के जो है लेस कॉस्टली अरेंजमेंट्स करना, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान। अली खजर, मईशत सही राह पे इस वक्त जो है वो आ चुकी है। जो एक राह हमें चाहिए थी, जो ट्रैक हमें चाहिए था पाकिस्तान को सही मार्केट करने का, पाकिस्तान में जो अपॉर्चुनिटीज पूरी दुनिया के लिए हो सकती है, जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है, उसको सही सेल किया जा रहा है। जी बिल्कुल इमरान, जिस तरह अभी दोनों दोस्तों ने बात की, वो बिल्कुल कि इमरान का जो एक्सटर्नल कैपिटल है उसका डिविडेंड हमें मिल रहा है। और वन थिंग इमरान इज़ गुड एट इज़ रेजिंग मनी। आपने देखा शौकत खानम के केस में, उसके बाद नमज यूनिवर्सिटी और दुनिया भर से वो पैसे लेते रहे और उनकी इंटेग्रिटी उस पर आ रहा है। अब बात यह है कि डिविडेंड जो है ना, ये हनीमून पीरियड में होता है। हनीमून पीरियड आप 3 महीने का नहीं कहेंगे, आप तकरीबन 1.5-2 साल का कह लेंगे। कि 2 साल का टाइम भी देंगे कि कैपेसिटी बिल्ड करने का, चीज़ों करने का। अब ये चीज़ें सारी हमारी सीधी हो गई हैं, हमारे एग्स डाइवर्सिफाई हो गए हैं। पिछली हुकूमत सिर्फ IMF और CPEC के ऊपर थी, ये हुकूमत जो है CPEC और IMF को पीछे रख के पहले बाकी ममालिक से लेके आ रही है सपोर्ट। इसके अलावा देखें, एक बड़ी बुनियादी चीज़ है कि हमने अपने वीज़ा रजीम को आसान करना है, सोशल मोबिलिटी बढ़ानी है। देखिए FDI का बड़ा क्लोज लिंक होता है सोशल मोबिलिटी से। इस पे दुनिया भर में रिसर्च मौजूद है कि जब एयरलाइंस के रूट्स खुलते हैं तो आपकी FDI बढ़ जाती है। पाकिस्तान के अंदर ये देखें, एयरलाइन के रूट ज़्यादा थे, यहाँ पे ज़्यादा FDI आती थी। 1990-2000 की दहाई के बाद हमारे ये मसाइल शुरू हो गए, तो हमारे यहाँ FDI नहीं आई। ये FDI जो है आपकी जो है बांग्लादेश और इंडिया, इन ममालिक में चले गई। आज आप देखें तो वो ब्रिटिश एयर ने अपना रूट खोला है, कल सुनने में लुफ्तांजा भी आ रहे हैं, और भी ममालिक आएंगे। जब उनके रूट्स खुलेंगे, हम कुछ वीज़ा रजीम को, वज़ीर दाखिला चूँकि वज़ीर आज़म खुद हैं, उस वीज़ा रजीम को कुछ नीचे लाएंगे तो लोग टूरिज्म भी करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी। 2008 के बाद बुनियादी वजह एक एक्सपोर्ट में इन्वेस्टमेंट ना आने की ये भी थी, अपार्ट फ्रॉम कम्पेटिटिवनेस, कि जी बायर आना चाहता था। बायर कहता था मैं आके देखूंगा, फील गुड फैक्टर होता है, वो नहीं आ सकता था। वही बायर जो है बांग्लादेश चला जाता था, वहां से मिल जाता था। हैविंग सेड दैट, वंस यू हैव दैट गुडविल, आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमिक कैपेसिटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे, जरा मैं उस तरफ आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा वहां पे, लेकिन उससे पहले मुजम्मिल साहब, इस वक्त ज़ाहिर के जो फॉरेन डेलीगेट वो भी आना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान में। UAE के हवाले से बात कर लें, सऊदी के हवाले से बात कर रहे हैं। 23 मार्च को जो है महातिर मोहम्मद साहब जो है उनकी वो एक्सपेक्टेशन है उनके आने की, फिर रजब तैयब एर्दोगान है। तो ये पाकिस्तान में नया सिलसिला ज़ाहिर के यकीनी तौर से खुश आइन सिलसिला है। ये एक और उसको जो एक्नॉलेज करता है हालात की दुरुस्तगी को। देखें, ये बात तो है कि हेड ऑफ स्टेट्स तो आ रहे हैं। आप इसके अलावा देखें कि पिछले 1-8 महीने से हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, मीडिया तो उसको अभी तक नहीं दिखा रहा कि पाकिस्तान इज़ द वर्ल्ड नंबर 1 डेस्टिनेशन फॉर वो जो बैकपैक सोसाइटी ब्रिटिश की है। इसके अलावा अभी फोर्ब्स ने भी टॉप 10 डेस्टिनेशन जो है 2019 की जो है जहाँ पे जाना चाहिए वो पाकिस्तान उसको बता रहे हैं, और वो पाकिस्तान की जो ब्यूटी को बता रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा ये है कि हम हर वक्त एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल करते थे। देखिए उनके लिए बहुत कुछ किया। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि 1-2 अरब और डॉलर एक्सपोर्ट्स कर देंगे। उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ें हमारे पास हैं जिसको हम कैश इन कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी पिछले दिनों जो है पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से ज़्यादा जो है पाकिस्तान की ऑयल इम्पोर्ट का वो है। तो
अगर हम वही चीज़ ऑयल इंपोर्ट में फैसिलिटेट करना शुरू कर दें, जैसे एक्सॉन मोबिल आई है, गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनकी ड्यूटी फ्री कर दी है जो ऑफशोर ड्रिलिंग, ठीक है, साथ साथ उनकी नहीं, जो उनके जॉइंट वेंचर पार्टनर्स हैं OGDC PPL, उनको भी ये एडवांटेज दिया गया। तो हमेशा से शिकायत ये रहती थी कि पहले फॉरेनर को हम सब कुछ दे देते थे, वो जो है अपॉर्चुनिटी हम मकामी सरमायाकार को नहीं देते थे। तो गवर्नमेंट, जो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये इन्होंने 4-5 महाज पे काम शुरू कर दिया है, एक्सपोर्ट्स पे काम शुरू कर दिया है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे भी एट द सेम टाइम काम करना शुरू कर दिया है। अभी जो मिनी बजट आ रहा है उसमें भी ये कह रहे हैं कि वो जो है और फैसिलिटेट करेंगे पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बढ़ाने के लिए। इमरान खान वैसे ही एक्सपर्ट है इन चीज़ों के, टूरिज्म वगैरह, उन्होंने पहले दिन से इस चीज़ का फोकस किया था। अब हमें जो है ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज से है ना बाहर निकलना चाहिए, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। हमें जो पाकिस्तान के और वसाइल जो छुपे हुए हैं, गवादर पोर्ट की शक्ल हो गई, फिर इसके अलावा मादनियात हो गई, फिर पाकिस्तान का टूरिज्म हो गया, देयर इज प्लेंटी वी कैन अचीव। मैं समझता हूं कि अगर हम ये सारी चीज़ों को कैश इन करें तो हम करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री बन सकते हैं। यकीनन उसके लिए सही पॉलिसीज जो है वो उसकी तरफ चलना होगा। नाज़रीन, इस वक्त जायजा ले रहे हैं कि पाकिस्तान में अपना और इस पोटेंशियल को जो कैपिटलाइज करने के लिए जो पॉलिसीज हैं, खासकर इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के बैरूनी दौरों से लेकर अब चीजें जो चीजें डिलीवर हुई हैं, उनका एक जायजा। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल के ऊपर बात कर रहे हैं। खुर्रम शहजाद, अब से थोड़ी देर पहले आपने जो बात की थी कि ज़ाहिर है कि इस वक्त जो हमें फाइनेंसिंग मिली है वो कंपैरेटिवली बहुत अच्छे रेट्स के ऊपर मिली है। हम एक जो पांडा बॉन्ड भी करने जा रहे हैं, ये पांडा बॉन्ड जो है थोड़ा इसके बारे में भी बताइएगा, और एट प्रेजेंट जो हमारी रेटिंग कम की गई है इसके हवाले से इंटरनेशनली क्या हम अच्छे रेट्स हमें मिल पाएंगे, ये भी ज़रा जानना चाहेंगे। देखें, बॉन्ड्स जो है जब से गवर्नमेंट आई है उस वक्त से ये चीज़ बड़ी जो है वो इस पर बात की जा रही थी कि हम आते ही एक्सपैट्स पाकिस्तानीज़ के साथ जो है कुछ इस तरह की चीज़ करें कि उनको भी फ़ायदा हो और उनका जो विलिंगनेस है कि पाकिस्तान को एक तरह से पे बैक करने की या अपने कंट्री की तरफ कंट्रीब्यूट करने की जो उनकी जो है ख्वाहिश है विद दिस न्यू गवर्नमेंट, जो चेंज की आप बात करते हैं, इसके साथ साथ इस पे कैपिटलाइज किया जाए कि किस तरह से एक्सपर्ट्स पाकिस्तानीज़ का पैसा हम चैनलाइज कर सकते हैं ताकि उनके लिए भी बेहतरी हो, उनको भी अच्छे रिटर्न्स मिलें जो दुनिया भर में इतने अच्छे रिटर्न्स इस वक्त नहीं है, खासकर फिक्स इनकम में, और जो है इस तरफ वो आएँ और पैसा पाकिस्तान को दें भी, डॉलर जो है सप्लाई भी बढ़े हमारी, एट द सेम टाइम जो है उनकी कंट्रीब्यूशन भी जो है वो कंट्री की तरफ मिले और टाइमली मिले। तो अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ पे कैपिटलाइज बिल्कुल शुरू में नहीं किया गया, और शुरू में यूफोरिया जो होता है, जो शुरू की एक्साइटमेंट होती है, उसी वक्त आने के साथ ही 1-2 महीने के अंदर, लेट्स से 50-60 डेज का ही काम ज़्यादातर होता है ये, उसमें अगर हम कोई बॉन्ड कर देते जिसमें डायस्पोरा बॉन्ड भी कह सकते हैं उसको, एक्सपैट्स पाकिस्तानीज़ को भी कैपिटलाइज करने के लिए उस बॉन्ड को हम उस पर शामिल करते, तो उस वक्त हमारे पास 3 से 4 अरब डॉलर्स रफली आ सकते, तो इमीडिएट रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो सकती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब ये किया जा सकता है कि अब प्लान हो रहा है पांडा बॉन्ड का, और उसमें ऑफ कोर्स अगर आप सिंपलिस्टिक वर्ड्स में कहें तो एक्चुअली हम बाहर से पैसा रेज करने जा रहे हैं, और उसमें ये देखना होगा एक्सपर्ट्स पाकिस्तानीज़ हो सकते नहीं हो सकते, चाइना में जाके उस मार्केट को हम टैप कर सकते हैं नहीं कर सकते, या फिर इंटरनेशनल मार्केट में जाके हम किस रेट पे पैसा ला सकते हैं। रेट इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होगा क्योंकि इस वक्त आपकी जो रेटिंग है वो डाउनग्रेड हुई है अभी रिसेंटली, फिच ने और मूडीज ने आई थिंक की है, और S&P अभी मेरे ख्याल में उसका आउटलुक स्टेबल ही है और उसकी रेटिंग भी अभी चेंज नहीं हुई है, लेकिन इस डाउनग्रेड के साथ रेटिंग आपकी जो है प्रीमियम बढ़ जाता है इन्वेस्टर्स का। लेट से अगर हमने लास्ट बॉन्ड जो किए थे वो 6-6.5% के अराउंड किए थे, इस मरतबा हो सकता है आपको ज़्यादा जो है वो रेट ऑफर करना पड़े इन ऑर्डर टू गेट मोर मनी। लेट से अगर आप 2 अरब 3 अरब डॉलर्स की बात करते हैं तो आपको उस हिसाब से रेट जो है इंप्रूव करना पड़ेगा। अली, आप क्या कहेंगे, इज दिस द राइट टाइम कि हम अगर कोई बॉन्ड फ्लोट करें और इस तरह की कुछ कोशिश करना चाहें? सर, खुर्रम ने कहा कि वो शुरू के दिन थे, अनफॉर्चुनेटली उस वक्त इनकी कैपेसिटी नहीं थी, उनकी तैयारी नहीं थी, वरना वो इशू कर देते। अभी मेरे ख्याल में इन्हें थोड़ा सा ये है कि अभी इशू करने जा रहे हैं पांडा बॉन्ड और पाकिस्तान बनाओ बॉन्ड जो लेके आ रहे हैं, मेरे ख्याल में उससे 1 अरब रुपया 1 अरब डॉलर तक ये अभी कर लेंगे। इनको पांडा भी 5-5.5 पे मिल जाएगा, ये भी इतने रेट पे मिल जाएगा। इसमें इन्हें ये भी कर देना चाहिए, पाकिस्तानी जो यहाँ पे FE25 अकाउंट्स के होल्डर्स हैं उनको भी शामिल कर देना चाहिए। होता ये था कि पीछे यूरो बॉन्ड और जो सकूक इशू होते रहे, तो आप अगर उनके पीछे जाके देखें तो हमारी बैंक की किताबें जो हैं
उन्हीं की हबीब बैंक के और बाकी यूबीएल के बैंक्स के जो ऑफशोर अकाउंट्स है उसी में से कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तानियों का ही बेसिकली पैसा आता है भाई। पाकिस्तानी फिक्स्ड इनकम में जो यहाँ पे पीआईबी के अंदर वो जो है वो उस वक्त रुपए में 12% कमा रहा था, उसको डॉलर पे वो 8.5% मिल रहा है, तो उसे और क्या चाहिए, नंबर 1। ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं बिल्कुल ये बात आप करें, लेकिन इसके लिए इनको एक थोड़ी सी कैपेसिटी करनी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बड़ा अच्छा फैक्टर है। अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट साथ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। अच्छा, मैं एक थोड़ी सी बात करूंगा जो मुज़म्मिल ने बात की, बड़ी अच्छी बात की कि जी हमें अपने ज़खायर जो दूसरे को भी इस्तेमाल करना चाहिए। हमने एक असद उमर साहब का इंटरव्यू किया था, उसमें मैंने उनसे पूछा था कि भाई आप बताएं कौन से सेक्टर है जो आप जिसमें इन्वेस्टमेंट देखते हैं, उन्होंने टूरिज्म का नाम लिया था। अच्छा, दूसरी बात अगर मैं देखूं कि इस वक्त पाकिस्तान की करेंसी जो है वो 30-35% एडजस्ट होगी और कहते हैं आपकी ट्रेड डेफिसिट में कभी नहीं आई, आज भी नंबर आए हैं। मैंने अभी वो इजिप्ट की करेंसी ऑलमोस्ट जो है ना हाफ हो गई थी, यानी कि वो जो उसका यूएस डॉलर पे डबल हो गया था रेट। तो वो जो है मैंने जब देखा उनका कि 18 महीने के बाद उनका ट्रेड डेफिसिट में कोई मार्जिनल फर्क आया, लेकिन उनकी होम रेमिटेंसेस और उनकी जो दूसरी चीज जो थी वो टूरिज्म के अमाउंट बहुत बड़े थे। तो ये बड़ी एक अच्छी बात है जिसमें आ सकते हैं। दूसरा, अगर आप देखें टर्की का टर्न अराउंड 2003 के बाद टर्की जो है वो दुनिया के नक्शे में बदल गया, उसकी एक सिचुएशन ही चेंज होगी। अर्दोगान ने क्या किया था, उन्होंने क्या किया कि टर्की के अंदर जो है इस्तांबुल और इजमीर के अलावा जो बहुत अतातुर्क वाले थे, जो लिबरल थे, वहां पे सारी ग्रोथ होती थी यूरोपियन साइड के ऊपर। बाकी पूरा टर्की एशियन साइड पे बहुत बड़ा टर्की था जिसके ऊपर कोई फोकस ही नहीं था। उसने सिर्फ उस इकोनॉमी को खोला और उससे टर्की ऐसा ग्रो किया कि अब टर्की जो है कहता है हम ईयू में नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, हम अपने आप को इस तरह ऊपर देख लेंगे। अच्छा, ये एक बात ये, अब अगर हमारे बलूचिस्तान के अंदर, हमारे जो केपी के अंदर, हमारे इंटीरियर सिंध के अंदर, यहाँ पे अगर हम आप अपनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी साउथ पंजाब में इन जगहों पे अगर खोल लेते हैं तो आप सोचिए कितना पोटेंशियल हो सकता है। अब अगर आप देखें इस वक्त इस हुकूमत का एक बड़ा अच्छा है कि इस हुकूमत में पूरी वो एस्टैब्लिशमेंट भी उनके साथ है। अगर आप हमारे पंजाब के वजीर आला देखें तो वो बिल्कुल बलूचिस्तान के बॉर्डर पे बैठे हैं, वहां से एक मिसट्रस्ट खत्म हो रहा है। आपने देखे पहले आपके जो सेनेट के चेयरमैन हैं वो बलूचिस्तान से है। ठीक है, आप एक मतलब पॉलिटिकल हार्मनी जो है वो देखी जा रही है, पॉलिटिकल हार्मनी है बड़ी जरूरी। अच्छा, मुजम्मिल साहब, ये जो इस वक्त बात की जा रही है, जाहिर के प्राइम मिनिस्टर, फिर फाइनेंस मिनिस्टर, पूरी इकोनॉमिक टीम, नियत जाहिर के सबकी बहुत अच्छी है, लेकिन बात हो जाती है फिर कैपेसिटी कंस्ट्रेंट के हवाले से। आप कहां पर देख रहे हैं मुजम्मिल, पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा। देखिए, मैं इसको कैपेसिटी कंस्ट्रेंट नहीं कहूँगा। जो अभी पीएमएलएन वाले जैसे अपनी अगर अचीवमेंट्स गिनवाते हैं, ये पीपल्स पार्टी वाले भी फॉर इंस्टेंस जो भी अचीवमेंट उन्होंने हर दौर में अचीवमेंट्स हुई हैं, ऐसी बात नहीं है कि एब्सोल्यूट फेलियर हो, तो उनके भी अगर आप पहले 6 माह उठा लेना तो ऐसे ही डिस्ट्रेस थे। क्योंकि मुझे याद है पीपल्स पार्टी वाले ने तो आईएमएफ प्रोग्राम लेने तक 3 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो गए थे। सबसे पहले इसाक डार लगे थे, फिर नवीद कमर लगे और फिर उसके बाद शौकत तरीन साहब आए, तब जाके उन्होंने डिसाइड किया। और मुझे याद है वो कहते थे ABC ऑप्शन है मेरे पास। सही। तो अगर उनके भी शुरू के 6 महीने देखें तो जिटरी थे। इसी तरह डार साहब के भी शुरू के 6 महीने जो थे वो बहुत ज्यादा जिटरी थे। वो आईएमएफ प्रोग्राम में गए और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के हालात भी बहुत बुरे थे। वो एंड में जब रिजर्व्स बढ़ गए तो वो लोगों की मेमोरी शॉर्ट है ना। तो हम इस गवर्नमेंट पे जो है ना, मीडिया का वो जिसे कहते हैं ना, कैमरा बहुत क्लोजअप पे गया हुआ है। हर एक्टिविटी, सोना उठना जागना, कि इन्होंने कह दिया था कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस यूज नहीं करूंगा, क्राउन प्रिंस आया तो खोला क्यों इन्होंने, तो वो इस तरह की बातें लेकिन बात यहाँ पे ये है कि आप डेट मैनेजमेंट कैसे करेंगे जब आपका डीजी डेट नहीं है, आपका चीफ इकोनॉमिस्ट जो है इस वक्त प्लानिंग कमीशन के अंदर मौजूद नहीं है, कोई इकोनॉमिक एडवाइजर जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर के पास सच फॉर जो है वो होलसेल नहीं है। अली खिजर, ये आपने जो है अपने आर्टिकल में इसके ऊपर पॉइंट आउट भी किया ना, कितना संगीन है ये मामला? देखिए, मामला बहुत संगीन है, 6 महीने साल में ये चीज़ें, लेकिन मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। इस वक्त आपकी इन्फ्लेशन 6-6.5% पे है, आपने इंटरेस्ट रेट 10-10.5 पे कट कर दिया, आपने 13% पे पीआईबी का 10 साल का बॉन्ड कर दिया। अब आपने ये रेट मार्केट के अंदर सिग्नलिंग अलग कर दी। इतने पॉजिटिव रेट के साथ आप ना वो डिमांड कर्टेल करेंगे। 4% कंज्यूमर फाइनेंस है, 22% प्राइवेट सेक्टर लोन है, बाकी 60% से ऊपर जो है वो तो आपका गवर्नमेंट का है और पीएससीज का लोन है। तो वो चीज़ें नहीं, डिमांड को सही तरह से कर्टेल नहीं करे, उसके कोई इनोवेटिव तरीके होने चाहिए थे। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी नहीं है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर अगर आप देखें तो पिछले एक ज़माने में आपके बड़े अच्छे सेक्रेटरी रहते थे,
आपके वकार मसूद साहब थे जो बड़े घाक इकोनॉमिस्ट थे और बड़े पुराने ब्यूरोक्रेट थे और वो बड़ा चीज़ों को हैंडल करते थे। फिर उसके बाद ये आपके बाजवा साहब आगे जो इस वक्त गवर्नर स्टेट बैंक है, तारिक पाशा थे, ये बड़े अच्छे लोग थे। अब इस वक्त आप जाके देखें तो इस वक्त आप सेक्रेटरी एक अच्छे बड़े अच्छे आदमी है, लेकिन उनकी इकोनॉमिक कैपेसिटी उस तरह से नहीं है, उनका एक्सपीरियंस नहीं है, वो लाइन मिनिस्ट्री के आदमी है। तो अब उस पर अगर हम देखें तो उन्हें वो वहाँ पे चाहिए। फिर डीजी डेट में आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ, नवंबर 2014 के अंदर डीजी डेट आए थे, मार्केट से आए थे, आपकी ट्रेजरी के आए थे, नेशनल बैंक से आए थे जो बाकी बैंक की ट्रेजरी में काम करते थे, मसूद साहब, अच्छा वो एहतशाम रशीद साहब, अच्छा वो जो थे। अब उससे पहले जो है ना वो जनवरी से नवंबर 2014 तक आपने 2 ट्रिलियन के PIBs कर दिए 12% पे और इंटरेस्ट रेट की पीक पे, उसके बाद इंटरेस्ट रेट नीचे आए। तो अभी तक वो जो है ना गवर्नमेंट 50 अरब रुपया तकरीबन एक्स्ट्रा साल का वो उस पर गवा रही है। अच्छा अब वो अभी इत्तेफाक से अभी वो महीना डेढ़ पहले वो गए हैं, उन रेपुटेशन पे थे, वो वापस नेशनल बैंक चले गए। अब डीजी रेट कोई नहीं है, 75 एप्लीकेशन आई है फाइनेंस मिनिस्टर की टेबल पे, अभी तक वो फैसला नहीं हुआ। अब डीजी डेट अभी भी कोई नहीं है, तो अभी उनके जाने के बाद ये देखें 13% के ऊपर आपने PIB का कट ऑफ ला दिया, NSS के रेट बढ़ गए, अब लोग दबा के NSS में पैसा डालेंगे, रेट नीचे आएंगे, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी निकल आई और इक्विटी से भी पैसा निकलेगा। तो ये देखें ये बुनियादी चीजें होती है, यहाँ पे बंद नहीं। अच्छा एडवाइजर नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, आपके जितने एडवाइजरी लोग हैं वो आपके साथ वो जो है वो महीने में 1 दफा 2 दफा मिलते हैं, और वो कोई इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के जो लोग हैं एडवाइजरी रोल है उनका। अच्छा एक और बात, अब आप बात करते हैं आपने इकोनॉमी में कंपटीशन लाने, आपने कार्टलाइजेशन को खत्म करने, कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कमीशन पूरा नहीं है। अच्छा फिर आप कहते हैं कि जी आपने जो है कि PSCs को रिफॉर्म करने, आपने प्राइवेटाइज नहीं करना, दो कि मैं उसके अगेंस्ट हूँ, मैंने लास्ट वीक में आर्टिकल भी लिखा था, उस पर भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए आपने खजाना जो कंपनी बनाई उसके बोर्ड के अंदर उसका चेयरमैन कौन है, सेक्रेटरी फाइनेंस, ये क्या बात हुई। अच्छा अब आप देखिए आपने वो इशरत साहब को लेकर है कि आपने फिस्कल ऑस्टेरिटी करनी है और आपने जो है ना वो ग्रुप्स को कब करना है। अब उनके पास पावर नहीं है कि जी वो रिडेंडेंट जो आपकी मिनिस्ट्रीज हैं जो कि आपकी 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों का है, फूड सिक्योरिटी और दैट, उनको मर्ज कर दे, उनको कुछ छोटा कर दे। भाई आपने जब हाथ बांध दिए लोगों के या आपने लोगों को आने नहीं दिया, वो तो फिर आप क्या करेंगे। अच्छा नेशनल बैंक के अंदर आप एक बड़ा अच्छा प्रेसिडेंट लेके आए, उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, क्या उनके ऊपर आ जाते हैं ज़ाहिर कि तवील फहरिस्त है इस वक्त आपके पास, और ज़ाहिर कि ये वो चीजें हैं जिसपे बहुत बारीक बीनी से जिसका जायजा लेना चाहिए फाइनेंस को, प्राइम मिनिस्टर को, पूरी उनकी इकोनॉमिक टीम को इसके ऊपर सोचना चाहिए, क्योंकि यही वो चीजें हैं, ये चीजें जो ये गैप्स हैं ये फिल होंगे तो फिर इकोनॉमी आगे चलेगी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। खुर्रम शहजाद, पाकिस्तान के पास अब तकरीबन 12-15 बिलियन डॉलर की जो बात कर रहे हैं, 14-15 बिलियन डॉलर्स के एक क्वेश्चन आ गया, IMF प्रोग्राम में जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा, तो किन शराइत के ऊपर, और उसमें जाने के बाद मजीद क्या क्या आसानियां हमारे लिए हो सकती हैं और क्या क्या मुश्किलात। देखिए मुश्किलात जो है वो ऑफ कोर्स ज़्यादा हो सकती हैं, और आप देखें कोई पिछले अगर आप 3-3.5 डिकेड्स की बात करें, कोई 30-35 साल की बात करें, लेट्स से आप 50s से ले लें, तो तकरीबन कोई 21 प्रोग्राम्स में हम जा चुके हैं, और इसमें जो है वो मोस्टली बेल आउट्स थे, और उसमें भी हमने कोई ख़ास खातिर खा कुछ रिफॉर्म्स नहीं किए। आप ये कह लें कि जी IMF के साथ प्रॉब्लम है या हमारे साथ प्रॉब्लम है, ऑफ कोर्स हमारे साथ भी प्रॉब्लम रहा है, हमने रिफॉर्म्स को एग्जैक्टली फॉलो नहीं किया, बट एट द सेम टाइम IMF की तरफ से भी हमें कोई इतनी ज़्यादा कुछ बेहतरियाँ नहीं मिली। आप ये देखें कि IMF का एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है जो कि वो हर इकोनॉमी पे जो है इम्पोज करते हैं, अगर उनके साथ अगर आप प्रोग्राम में जाते हैं, और वो स्टैंडर्ड जो टेम्पलेट है वो यही है कि आप अपनी ऑस्टेरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाएं, ग्रोथ को कर्टेल करें, स्पेंडिंग्स को कर्टेल करें, और इवन प्रोडक्टिव स्पेंडिंग्स को भी कर्टेल करें, अपनी जो करेंसी है उसको डीवैल्यू करें, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएं आप। और देखें ये हर डोनर ये करता है, या ये कह लें कि जो भी क्रेडिटर होता है, इवन आप किसी भी बैंक के पास जाएं तो वो आपको यही इसी तरह की जो है वो आपके सामने कंडीशंस रखेगा, और डेफिनेटली क्योंकि वो पैसा दे रहा है वो क्यों नहीं रखेगा कंडीशंस। तो हमारा इशू ये रहा है कि हम देखिए, अगर आप 1 मिनट मुझे दे दें, हमने यही किया है कि हमने उनकी इस तरह की एंटी ग्रोथ कंडीशंस तो
तो फॉलो की हैं, बट अपने एंड पे रिफॉर्म्स प्रोसेस वो नहीं चलाया। तो इवेंचुअली ये हुआ कि हाँ, हर 5 साल के बाद हमारा एक साइकिल बन चुका है कि हम एक गवर्नमेंट जाती है, उसके बाद हमारे रिजर्व्स की पोजीशन वही डेड लो लेवल पे आ जाती है, इंटरेस्ट रेट्स हमारे स्काई रॉकेट होते हैं, मार्केट्स हमारे नीचे होती हैं, इवेंचुअली हमारे पास लिक्विडिटी ड्राई आउट हो जाती है और हमें जाना पड़ता है। उसके बाद ये होता है, अभी हमने जो देखना है वो ये है कि आया ये IMF का प्रोग्राम में हम जो जा रहे हैं, क्या वो कंडीशनैलिटीज वैसी हैं? आई एम श्योर कि कंडीशनैलिटीज इतनी ज्यादा हार्श जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं की जाएंगी। उसकी वजह ये है कि फॉर्चुनेटली जो ये गवर्नमेंट है इसने $14 अरब की अरेंजमेंट कर ली है और उसके ऊपर ब्लेसिंग ये है कि ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई हैं। और तीसरी चीज ये है कि जो आप बात करेंगे अभी कि जी बजट, अभी एक नया बजट आ रहा है, क्या वो अभी IMF की एक कड़ी हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। उसमें एक अच्छी बात ये होनी चाहिए कि जो टैक्सेस हैं वो रैशनलाइज होने चाहिए। जो नॉन फाइलर्स हैं उन पर अगर टैक्स बढ़ाया जाता है या फिर जो बैंक की ट्रांजैक्शंस उन पर कैश पे ट्रांजैक्शन पे टैक्स कम किया जाता है तो बहुत अच्छा होगा, डॉक्यूमेंटेशन को वहां पे सपोर्ट मिल सकती है। बट लार्जली ओवर द लास्ट 5 years इसने जो है डी डॉक्यूमेंटेशन में ये कह लें कि आप देखिए ना 10 साल की कम तरीन डिपॉजिट, जो बैंक डिपॉजिट्स हैं वो 10 साल की कम तरीन लेवल के ऊपर आ गए हैं। ज़ाहिर में ये भी उसका असर होगा। एक और चीज ये है इसमें इमरान, एक और चीज़ प्लीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में भी बात की थी कि एक और कड़ी ये भी होती है कि जब भी कोई आपको टैक्स में चेंजेस लानी पड़ती हैं तो वो आपको या तो SRO के थ्रू आती हैं या फिर आपको फाइनेंस बिल में चेंजेस करनी पड़ती हैं और उसके लिए एक बजट का होना ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल में इसकी ये कड़ी भी हो सकती है जो कि पॉजिटिव साइड है कि आपको अगर कोई रिलीफ भी देना है बजट में, लेट से कैपिटल गेन्स टैक्स को कम करना है, डिविडेंड टैक्स को कम करना है, इंडिविजुअल टैक्स को जो है रैशनलाइज करता है, कॉर्पोरेट टैक्स को कम करना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करना है और ओवरऑल जो है इंसेंटिवाइज करके टैक्सेस को बढ़ाना है। तो मेरे ख्याल में इसलिए भी फाइनेंस बिल की जरूरत होती है, इसीलिए भी ये बिल जो है वो ठीक है। मुजम्मिल साहब, क्या इस वक्त कौम जो है वो डर रही है? मिनी बजट जो आने वाला है उसमें कहा जा रहा है कि 150 अरब के मजीद एडिशनल टैक्सेस होंगे इस गवर्नमेंट में आने के बाद। ज़ाहिर है कि एक जो फेडरल बजट था उसके बाद सप्लीमेंट्री बजट जो है वो आया और सप्लीमेंट्री बजट के बाद हम देख रहे हैं कि मिनी बजट। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक ज़रा जो आपने खुरम से बात की थी उसमें छोटी सी एडिशन ये भी कर दूं। 2008 से, जब 2008 में हम IMF प्रोग्राम में जा रहे थे तो मुझे याद है हमारे साथ ग्रीस और यूक्रेन भी जा रहे थे। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों मुल्क जो हैं उस वक्त से कंटिन्यूएशन ऑफ IMF प्रोग्राम में है। तो इसका मतलब ये है कि IMF के पास आज की दुनिया की रियलिटी और इकोनॉमिक्स के हिसाब से वो अपडेटेड नहीं है और उनके पास सॉल्यूशंस नहीं है। और मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूँ कि IMF एक मॉनेटरी बॉडी है। जब एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आता है तो उस वक्त वो आपको पैसा प्रोवाइड करती है और उसके साथ वो अपना हाथ भारी रख के जो है कंडीशनैलिटीज दे देती है। हमारा मसला जो है मॉनेटरी मसला नहीं है, हमारा स्ट्रक्चरल मसला है और हमें रिफॉर्म्स चाहिए, एनर्जी में, हमें स्टेट बैंक में, FBR में, हर जगह चाहिए। ठीक है, तो वो जो और विदाउट IMF हमें करना है ये इस्लाह। हाँ, IMF। अब दूसरी बात ये मिनी बजट की ये आ रही है कि पता नहीं 150 अरब रुपए का जब टैक्स लगेगा तो कैसे कोई कह सकता है कि आवाम पे बोझ नहीं पड़ेगा। मैं इससे गुजरात तो कह रहे हैं आज ही उन्होंने कहा। हाँ, वो कहते हैं लेकिन पता नहीं, मैं इस चीज से एग्री नहीं करता अनफॉर्चुनेटली। चाहे वो या तो वो प्रूफ करके दिखा देना, नंबर 1। नंबर 2, जो अब एक अच्छी बात सुनने में ये आ रही है कि ये जो मिनी बजट है ये 3 ईयर की पॉलिसी के लिए आ रहा है कि अगले 3 साल की हम पॉलिसी वाज़े कर देंगे। तो उसको मिनी बजट से जो उन्होंने फ्रेम कर दिया कि मीडियम टर्म की हम एक पॉलिसी दे रहे हैं और होना भी ये चाहिए। मुझे आप और हम 15 साल से जो है बजट ट्रांसमिशंस करते आ रहे हैं। बजट ट्रांसमिशन एक वॉर होती है कि आज कौन सा नया टैक्स लग रहा है, कौन सा नहीं। दुनिया में बजट इज नॉन इवेंट, आपको पता है। मॉनेटरी पॉलिसी इवेंट होता है, बजट वो होता है कि हुकूमत के अखराजात और हुकूमत की इनकम उसका तखमीना होता है और एलोकेशन होती है। Exactly. पाकिस्तान में बजट को जो है ना एक इवेंट बना दिया जाता है और ये मैं समझता हूँ ये रूटीन खत्म होनी चाहिए और एक मीडियम टर्म पॉलिसी। अगर टैक्स आज जो लगाना है वो सबको पता हो कि अगले 5 साल तक यही रहेगा, अगर कम करना है तो ये करना होगा। तो अगर ये PTI इस मिनी बजट में ये स्ट्रेटेजी ला रही है तो मैं अप्रिशिएट करूंगा। अली खिजर, क्या इस वक्त हुकूमती वज़रा कह रहे हैं कि ये तो है कि 150 बिलियन के नए टैक्सेस हैं, ये तो बात हो रही है, लेकिन हुकूमती वज़रा ये कह रहे हैं कि आम आदमी जो होगा, जो गरीब लो इनकम सेगमेंट है, वो इससे मुतासिर नहीं होगा। क्या आप समझते हैं हकीकतन ऐसा हो सकता है? देखिए जी, आम आदमी को थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ रहा है। मैं थोड़ा सा बजट का पर्सपेक्टिव आपको दे दूं। इन्होंने बिल्कुल मुजम्मिल ने बात की, इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस और मीडियम टर्म फ्रेमवर्क होना चाहिए। इनका फ्रेमवर्क कुछ ऐसा है कि जी
अगर हम पिछले 10 साल में देखें तो पाकिस्तान में, पिछले 5 साल में खास तौर पे देखें तो पाकिस्तान में डायरेक्ट टैक्सेस कम हो रही हैं, 35% से 30% पे हो गए कॉर्पोरेट टैक्स रेट, और आगे अब 30 से 25% पे लेके जानी है। GST पहले शौकत तरीन साहब ने 15 से 16 किया, फिर 16 से 17 डार साहब ने किया, अब शायद 17 से 18 कर दें। और बाकी यही है, तो ये तो इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ रही हैं, इसका तो आवाम पे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, दूसरा आपकी इंडस्ट्रियल, देखिए इनकी जो फोकस है वो इंडस्ट्री की कंपेटिटिवनेस है, इनका फोकस है कि एक्सपोर्ट लेके आना है। डार साहब ने जो बड़ी ज़्यादती की थी हमारे मुल्क के साथ वो ये किया था कि उन्होंने टैरिफ स्लैब जब नीचे कर रहे थे, टैरिफ होता है जी, टैरिफ जो हमारे होते हैं वो ट्रेड पॉलिसी के लिए होते हैं, डार साहब उस टैरिफ को रेवेन्यू के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। उन्होंने टैरिफ के स्लैब तो नीचे किए ना, साथ साथ उन्होंने कहा अच्छा जी जीरो रेटेड जितनी है ना उसको 1% कर दे, अच्छा जी अगले साल 2% कर दे, उससे अगले साल 3 साल कर दे 3% कर दे, अच्छा जी वो नीचे वाली कम हो रही है सबको 5% कर दे। अब हर चीज़ पे आपने टैरिफ लगा दिया हुआ है। अब आप जब रॉ मटेरियल मंगवाते हैं उस पर टैरिफ है, आप इंटरमीडिएट गुड्स मंगाते हैं उस पर टैरिफ है, फाइनल गुड मंगवाते हैं उस पर इतना फर्क ज़्यादा टैरिफ नहीं है। तो उससे क्या होता है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री की बैकवर्ड लिंकेजेस नहीं बनती, बैकवर्ड लिंकेजेस नहीं बनती तो जो इकोनॉमी की बैकबोन होती है ना SME, वो ग्रो नहीं कर पाती। अब बड़े बड़े कॉर्पोरेट कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें बना रहे होते हैं, बाकी सारा कुछ इंपोर्ट हो रहा होता है, और मशीनरी वगैरह वो आपकी नीचे आती है, वो इंपोर्ट होती है, आप पीछे से चीज़ें खुद नहीं बना सकते। इन्होंने ये टैरिफ रैशनलाइज करनी है। इन्होंने 2011 के लेवल पे जो टैरिफ थे, इन्होंने ये करना है कि अगले 4-5 साल में स्टेज मैनर में वो टैरिफ 2011 के लेवल पे ले आने हैं, और उन्होंने वो क्या करना है कि वो टैरिफ जो है ना बिल्कुल नीचे लेके आ जानी है, और इंटरमीडिएट गुड्स पे बिल्कुल कम कर देनी है, और रॉ मटेरियल पे जीरो कर देनी है। वो चाहते हैं पाकिस्तान पे बैकवर्ड लिंकेजेस बने, उसके साथ एक्सपोर्ट को वो कैच सबसे दूसरा एक्सपोर्ट जो करेगा उस पे देंगे या फिजिकल सपोर्ट देंगे। ठीक है। अब मैं अपने तीनों जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे सिर्फ 10-10 सेकंड में जानना चाहूंगा, क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ओवर हो चुका, पाकिस्तानी मईशत सही जगह पे है? खुर्रम शहजाद। जी एब्सोल्युटली, क्यों डॉलर जो है इन प्लेस इस वक्त हैं, और ऑफ कोर्स एक कॉस्ट भी है इसकी, बट आगे जाते हुए ऑयल प्राइसेस का एक ब्लेसिंग है, और उसके साथ में हमें रूम भी मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। हम जो मुजम्मिल साहब पेमेंट क्राइसिस उससे बाहर है। मुजम्मिल साहब, मेरा अपना ख्याल ये है कि एग्री करता हूँ क्राइसिस इज ओवर, बट ये कि हमें रिलैक्स नहीं होना जैसे पिछली गवर्नमेंट हो जाती थी। मुजम्मिल साहब ने भी हो गया, और खुर्रम जी, अली खजर। क्राइसिस ओवर है, 2 साल का टाइम है, डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर कैपेसिटी बिल्ड कर दे, उसको ठीक कर दे तो ठीक है, वरना ये दोबारा क्राइसिस आएगा। बहुत शुक्रिया अली खजर असलम। और इस वक्त खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान की मईशत किस जगह पर है? जाहिर है कि सियासतदान सियासत करें, लेकिन इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है कि इकॉनमी को सही ट्रैक पर लेकर अगर जाया जाए तो उसकी जहाँ पे तारीफ़ करनी चाहिए वहाँ पे तारीफ़ की भी की जाए, और जहाँ पे तनकीद करनी की गुंजाइश बनती है वहाँ पे उसकी तनकीद भी की जाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। तो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।